अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक जाल बिछाया और अमेरिका से आए एक साइफर को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। इस मुहिम से ना तो उनकी हुकूमत बची बल्कि हुकूमत बचाने के लिए बिछाया गया जाल आज उनके गले पड़ चुका है। आज उसी साइफर जिसको बुनियाद बनाकर ये वोटर और सपोर्टर को चार्ज करने और बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे, उसी केस में बानी पीटीआई और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये सज़ा महज 10 बरस के लिए है, जो खुद तहरीक इंसाफ के लिए भी एक किस्म का रिलीफ ही है, क्योंकि इससे कबल ये कयास आराइयाँ शिद्दत से की जा रही थी कि तमाम गवाहान और उनके बयानात और सबूतों की रोशनी में ये वाज़ेह एविडेंसेस मौजूद हैं कि कम अज़ कम कोई उम्र कैद की सज़ा या सज़ाए मौत जैसी सख्त सज़ाएं सुनाई जा सकती हैं। लेकिन फैसले के बाद ऐसा महसूस होता है कि अदालत ने नरमी बरतते हुए कम से कम सज़ा सुनाने पर इत्तफा किया है। इस केस के दौरान पीटीआई वकला की तरफ से केस को लंबा खींचने के लिए मुतादिद हरबे आजमाए गए। कई वकला तब्दील किए गए और बाद में वकला अदालतों से भी गैर हाजिर रहे। जिस तरह बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह इस केस से बच निकलने या इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रलॉन्ग करने के लिए भी हर हरबा इस्तेमाल किया गया और उनकी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। आखिर उन्हें 10 बरस कैद की सजा सुना दी गई है। गुज़श्ता रोज़ बानी महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील तरीन समाअत हुई थी, जो 12 घंटों पर मुहित थी और रात गए ख़त्म हुई। समाअत के दौरान केस में मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल की गई। साइफर केस में मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए और उन पर जिरा की गई। गवाहान पर जिरा के बाद मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे गुज़श्ता शब तैयार किए गए, जो आज दोनों मुल्जिमान को दिए गए और बयान रिकॉर्ड किए गए। बानी पीटीआई खुसूसी अदालत की रूबरू 342 का बयान रिकॉर्ड कराने रोस्टम पर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। साइफर गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि उसकी इंक्वायरी करो, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी की, लेकिन साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी सम दुरुस्त करो, वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर पैगाम से आगाह किया। बयानात रिकॉर्ड करने के बाद सरकारी दिफाई वकला और इस्तगासा ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की जानिब से इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब उड़ाना भी किसी को आता है और बनाना भी आता है, कोई फिक्र ना करे। और जो उनके केसेस हैं वो फेस करेंगे, लीगल प्रोसेस करेंगे। इसके लिए कोई इश्तियाल करने की, तमाशा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरी आवाम से अपील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी वर्कर से अपील है, सारे पाकिस्तान के विल विशर से अपील है, आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ये आपको इश्तियाल दिलाएंगे, इश्तियाल में ना आना, आप कानून को अपने हाथ में न लेना। हम इसको कंडम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका एहतसाब हो जाए। पता था कि इसी तरह की कोई जजमेंट आएगी। दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। ना कानून रहा, ना अदल, ना इंसाफ, ना उसकी गुंजाइश, बस एक शौक ही रह गया इंसाफ का। लेकिन हम हाई कोर्ट में गए हैं, हम मजीद जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम बाजी नहीं हारेंगे। दूसरी जानिब आज मुस्लिम लीग नून की टॉप टियर लीडरशिप की जानिब से साइफर केस में सजा सुनाए जाने के अमल को और बानी पीटीआई के अपने कामों का नतीजा करार दिया जा रहा है। आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जलसे से खिताब में साइफर केस में सजा सुनाने पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया तो मुल्क पर हमला कर दिया। साइफर केस का आज फैसला आया है। उन्होंने तो कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया था, मगर मैंने कभी मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाया। इस हवाले से वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखा दें। भाई हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, वजारते उज़्मा से हटा दिया गया, गम दुख में सह गया। बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। सैकड़ों कौमी राज दफन होते हैं, लेकिन आफरीन है इस कौम के बेटे पर के निकाल भी दिया दफ्तर से बाहर, साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए। लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी कि जो भी हो गया अपने वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की।
इस सजा से मुताल्लिक कानूनी माहिरीन की क्या राय है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। एक इंतहाई हसास मामले में इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करें और रेकलेसनेस की हद को छू जाएं कि आप इस बात की भी परवाह न करें कि आपका ये अमल पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को किस कदर शदीद धचका लगाएगा, और हमने फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे। इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज खुसूसी अदालत ने जो साइफर केस का फैसला सुनाया है, शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन पीटीआई को 10-10 साल कैद बामुशक्कत हुई है, क्या यही सजा एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन लोगों के साथ इसी तरह की तवक्को कर सकते कि जिस तरीके से इन लोगों ने, मतलब तरीका क्या है कि भाई आप पहले जो मुल्जिम है उनके लॉयर्स को बाहर निकाल दो, फिर आपकी जो प्रोसिक्यूशन है उसी में से एक बंदे को उठा के कहो कि अब तुम डिफेंस भी कर लो। वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट कर रहा है और आप एक रात पहले उसको कहते हो कि यार कल तुम इनकी तरफ से जिरा करोगे, क्योंकि मगर हुमायूं अहमद साहब, आपकी लीगल टीम को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 बार मौका दिया गया, वो वक्त पर पहुंचे नहीं, तो जज साहब क्या करते? और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन थी कि इस ट्रायल को एक्सपेडिशियसली चलाना है। इस केस में इतनी जल्दी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था कि इस केस को एक्सपेडिशियसली सुना जाए, एक्सपेडिशियसली चलाया जाए। किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस केस को एक्सपेडिशियसली चलाया जाए, एक्सपेडिशियसली। तो फिर एक काम करते ना, डायरेक्ट वो कर देते कि जी उसको कि भाई ये कर दे, उसमें बाकी फॉर्मेलिटीज क्यों करनी? अगर अदालत को जल्दी थी तो फिर आपकी जो लीगल टीम है उसको जल्दी क्यों नहीं थी? वो इतने ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल करती रही? मेरी बात सुने, आप एक बताएं, आजकल आप हमारी लीगल टीम है, आप एक तरफ इलेक्शंस में हमें हर मौके के ऊपर कभी सारे लोगों को, कभी उनके डॉक्यूमेंटेशंस आप वो कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि भाई इनको हम नहीं मानते, इन डॉक्यूमेंटेशन को नहीं मानते, हमें लोगों को आप पकड़ के अंदर कर रहे हैं, उनके ऊपर एक केस से उनको छूट मिलती है, आप दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। हमारी साहब, ये तो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है ना सर। इस वक्त पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर सबसे बड़ी लीगल टीम है तो वो तहरीक इंसाफ के पास है। आज भी सर आज भी आपके पास 11 बजे तक का वक्त था, आप रेड पिटीशन के जरिए से इस फैसले को रुकवा सकते थे, वो भी नहीं किया। एक मिनट है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब आप कहते हैं ना ये पॉलिटिकल वो है आपका, लेट मी आस्क यू, क्या आप नहीं देख रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं देख रहे कि किस तरीके से उनके कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, फिर उनके पेपर्स उठाए जा रहे हैं, फिर उनके साथ एक हो रहा है? सर, इसका साइफर केस से क्या ताल्लुक है हुमायूं अहमद साहब, जो बात आप कर रहे हैं? ताल्लुक ये है कि हमारे वही लॉयर्स है, वो हर जगह पे है। इलेक्शंस के वो डेट है, इलेक्शंस की डेट फिक्स्ड है 8 फरवरी की है। ये लोग उसके लिए जाहिर है उनका एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपके बानी चेयरमैन पीटीआई की को सजाए मौत हो सकती थी, को फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी, इस तरह के ग्रेव कंसर्न्स भी थे। आप इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया, ये सिर्फ एक बहाना है, नथिंग एल्स। आप अपनी लीगल टीम को कसूरवार नहीं ठहराते इस सारे मामले में? इसमें लीगल टीम, मेरी बात सुने ना, मैं आपकी एक टीम है, आपके 12 बंदे हैं, वो 12 बंदे कम से कम 150 बंदे, 200 बंदे के केस का, आपको पता है 850 860 जो हमारे, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर कि सबसे इंपॉर्टेंट केस अपने बानी चेयरमैन का था या नहीं था? सर एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट केस तो यही था ना सर? सर सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये जो केस है, साइफर केस है, इसके लिए टाइम लिमिट के भाई हमने 24 घंटों में इसका डिसीजन लेना है, दैट इज नॉट राइट इन द फर्स्ट प्लेस। ये आप कैसे कह सकते हैं? जब गवाहान के बयानात हो गए, गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो गई, जब 342 का स्टेटमेंट हो गया, तो फिर व्हाई डिले इट सर? सर 342 का स्टेटमेंट किस तरीके से हुआ? आपने जो एक्चुअल लॉयर थे उनको बाहर निकाल के उसे पीछे पकड़ा दिया। 342 के स्टेटमेंट का ताल्लुक लॉयर के साथ नहीं है, बराह रास्त मुल्जिम के साथ है। सीआरपीसी 342 का ताल्लुक लॉयर से नहीं है सर। सर मेरी बात सुने ना, मुल्जिम ने अपने लॉयर से पूछ के बातें लिखनी होती है ना, चीजें होती हैं कि भाई इसमें क्या करे, क्या ना करे। नंबर 2, मुल्जिम ने सिंपल उसमें 342 में क्या लिखा है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि साइफर मेरे पास था ही नहीं, वो ऑफिस में पड़ा था, वहां से गायब हो गया। अच्छा, ऑफिस में कौन 3 बंदे जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एक वो मिलिट्री सेक्रेटरी है और एक एडीसी है।
इन सर, तीन का इस क्या 342 के स्टेटमेंट में भी बानी चेयरमैन ने इकरार कर लिया ना कि साइफर मेरे पास नहीं था, गुम गया, गुमशुदगी का एतराफ किया आपने। होल्ड ऑन, उन्होंने कहा, देखिए मैं बताता हूँ, मेरे लिहाज से अगर आप मुझे पूछे, उन्होंने सिंपल ये कहा कि मेरे पास नहीं था, ऑफिस में था, मैंने उनको कहा था कि ढूंढो। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने गायब किया हो सकता है उन्हीं में से किसी ने गायब। ये तो बात की बात है सर, लेकिन साइफर गुमा, इस बात का एतराफ बानी चेयरमैन ने अपने स्टेटमेंट में कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुमा है, उन्होंने कहा मेरे पास मिसप्लेस हो गया। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है सर, उसमें उन्होंने कहा कि मिसप्लेस हुआ। आज तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं हुआ था, साइफर मिसप्लेस हो गया सर। तो इसलिए क्या है ना, हो सकता है पीछे लोगों ने वो कर दिया। मैं एक बात बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में 3 बंदे हैं, एक है एडीसी है, ठीक है, जो हर वक्त उनके साथ रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होता है। दूसरा होता है मिलिट्री सेक्रेटरी है, जिसका काम ही इस किस्म की चीजों को हैंडल करना है। तीसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसका काम ही इन सारी चीजों को हैंडल करना है। ये बात आज 342 के स्टेटमेंट में एक और संगीन इल्जाम लगा दिया गया। आज से पहले तो ये इल्जाम किसी जगह पर भी नहीं था, और वो तो इतराफ ही नहीं कर रहे थे कि साइफर मेरे पास था। आज गुमशुदा था, साइफर गुम गया, इस बात का इतराफ करते हुए एक और इल्जाम लगा दिया आपने कौमी इदारे के ऊपर। नहीं, कौमी इदारे के ऊपर क्या, मैं कह रहा हूं उन 3 लोगों का काम क्या है, मुझे बताए ना उनका क्या काम है। मतलब आई वांट टू नो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम था सर। वैसे एक आम सिटीजन मैं पूछना चाहता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऑफिस से एक चीज मिसप्लेस हो गई है, उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका तो फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था ना सर। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ। अब आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं सर जी, मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेट किया है। उन्हें अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा था कि यार देखो कि ये किधर चला गया है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि देखो किधर चला गया है। आई फाउंड नो क्लू। उन्होंने कहा, मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कहा वो, उन्होंने कहा मुझे को नहीं मिला वो, तो उस वक्त आपको फिर एक्शन लेना चाहिए था ना। क्या ये इतना गैर संजीदा मामला था कि साइफर मिसप्लेस हो गया और जिसकी वजह से हुआ, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं लिया प्रीमियर ऑफ द कंट्री? एक मिनट ठहर जाए। जब वो चीज अपने उससे ये सारा जो वाकया हुआ है, ये कितनी देर में हुआ है? हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्तों के अंदर अंदर सारा कुछ हुआ है। जब ये हफ्ता 2 हफ्तों के अंदर प्राइम मिनिस्टर देन शुड हैव टेकन सम डिसीजन ना सर। हमें क्या पता कि उस वक्त इनमें से किसी ने गायब करके इन्हीं में से किसी को दे दिया हो। तो आज आपको कैसे पता कि उन्हीं को दे दिया? आज ये बात आपको कैसे पता चल गई जब आप जेल में? वो तो एक डायरी लेकर निकल गए थे ना बाहर, सर दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज ना हुमायूं बाबर साहब। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। अदालत पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे नहीं चलती, अदालत लॉजिक पे चलती है, अदालत एविडेंसेस पे चलती है सर। मुझे एक बात बताएं, मैं चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि यार ये हमें रजिस्ट्रार साहब ने पुट अप ही नहीं किया, तो वो फिर हम ये कहेंगे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो उस वक्त एक्शन लेते सर तो उस वक्त एक्शन लिया ना कि उन्हें कहा कि ढूंढोगा किधर है। तो नहीं मिला। उस वक्त आप इल्जाम लगाते कि, और उस वक्त तो आपके अंडर योर नोज हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार था, वो एक्शन ले लेते। हमने सिंपल ये कहा है, देखिए हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने सिंपल ये कहा है कि ये लोग जो है, ये चीज जो है ना, ये नहीं मिल रही। हमारे ऑफिस से कहीं इधर उधर हो गई, मुझे नहीं मालूम किधर हो गई। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये इमरान खान। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है हुमायूं बाबर साहब, ये इमरान खान ने तो खासतौर पर 342 के स्टेटमेंट में पूछ लिया ना सर। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अभी जो कुछ हुआ है, इस केस का जो भी फैसला आया, अब इसको आप पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सिंपैथी वोट कलेक्ट करेंगे लोगों से? होल्ड ऑन, किस पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं आप? एक बंदे को 10 साल के लिए सजा हुई है, इसमें इस पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं, या आप ये पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये सिंपैथी वोट्स है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वोट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से सबसे ज्यादा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्री पोल रिगिंग। उसके बाद जब ये प्री पोल रिगिंग में नहीं काबू कर सकेंगे तो ये सेकंड स्टेज पे जाएंगे, दैट विल बी ऑन द डे ऑफ द पोलिंग रिगिंग करेंगे। ये उधर भी काबू नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पोस्ट पोल रिगिंग में जाएंगे। इन्होंने हर स्टेज में किया हुआ है, इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना गवर्नमेंट में आ सके। हालांकि पाकिस्तान, आर यू गोइंग इनटू द इलेक्शंस या इलेक्शंस का बायकॉट कर रहे हैं? सॉरी, फिर भी आप ये जानते बूझते हुए भी अगर आपको ये लग रहा है तो आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हम लोग तो इलेक्शंस में जा रहे हैं। हम लोग तो बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि ये वाहिद वजह, ये वाहिद तरीका है कि हम लोग एक, क्या कह सकते हैं, एक सॉफ्ट
रेवोल्यूशन लेकर आए। रेवोल्यूशन किससे लेकर आए? वोट से लेकर आए। रेवोल्यूशन किस तरीके से लेकर आए? ये वोट हर उस पाकिस्तानी के हाथ में उस अबाबील के कंकर की तरह जो है जिसने इब्राहिम के लश्कर को तबाह किया था, ये उसी तरीके से है। ये इस पूरे करप्ट सिस्टम जो लश्कर है ये उसको तबाह करेगा। आप कोई लाओ लश्कर उतारने की बात कर रहे हैं 8 फरवरी को? सर जी देखें, इफ यू वांट टू ट्विस्ट समथिंग यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, ठीक है ना? कोई 9 मई पार्ट 2 का प्लान तो नहीं है सर? कोई प्लान सी तो नहीं है पीटीआई का? नहीं, सुन ले। देखिए, इफ यू वांट टू ट्विस्ट समथिंग यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। आप जो कहना चाहते हैं कह दे। मैंने आपको सिंपल एक कहा है कि ये जो वोट है ना, इस वोट की हैसियत अबाबील के चोंच में उस कंकर की तरह है, जो है तो छोटा सा और एक छोटा सा कंकर है, लेकिन उसने करप्ट हाथियों को तबाह करके रख दिया। हम इसी तरीके से इस करप्ट सिस्टम जो कि मिल के एक आदमी जो कि करप्ट नहीं है, जो कि इस करप्शन के खिलाफ है, वो उसको सिस्टम में नहीं घुसने दे रही। जी बनाए खेल खराब किया हुआ है। लास्टली एंड वेरी क्विकली हुमायूं वैभव साहब, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला भी आना है। कभी इम्कानात है कि उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको गिरफ्तारी देख रहा है या आपको लगता है कि बचत हो जाएगी? मुझे एक बात बताएं, आपने वो इंटरव्यू देखा था जो मंसूर अली खान के साथ मरियम नवाज ने किया था? वो आपने देखा है? उसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? एक मिनट है ना, एक मिनट। उसमें उस बीएमडब्ल्यू के ऊपर कोई सवाल उठा है? तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए ना अगर उस पर एतराज है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। इसमें ये बात बताएं, इसमें सारे लोग कोर्ट में गए हुए हैं, इसमें ये बात बताएं इलेक्शन कमीशन क्यों बायस्ड है? नहीं, इस पर्टिकुलर केस में तो आप जाइए, इलेक्शन कमीशन के सामने रखिए ये मामला, कोर्ट में जाइए, कोर्ट इज ओपन फॉर यू। नहीं, आप कोई पिटीशन लेके गए जी? कोई पिटीशन नहीं अभी तक, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई ऐसी पिटीशन नहीं है उस इंटरव्यू के ऊपर जिसका हवाला आप दे रहे हैं। माय नॉलेज बिल्कुल कहा हुआ है। नहीं, कि कौन गया है सर, मुझे बताइए। मुझे क्या पता, लेकिन मुझे यही तो मैं कह रहा हूं ना सर, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू सर। आप जाइए पिटीशन लेके, ये मामला तो कोर्ट ने सेटल करना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बुशरा बीबी की गिरफ्तारी देख रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं उठाता इस चीज को? क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि वहां पे गाड़ियां ली गई हैं? व्हाई डोंट यू टेक दिस पिटीशन टू द इलेक्शन कमीशन सर? कि मुझे कतरी शहजादे ने डायरेक्ट तोहफा दिया। भाई, कतर के शहजादे ने अगेन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर, अगेन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू सर, जाइए। दिस इज अ फैक्ट, दिस वाज रिवील्ड इन हर, ये उनके एफबीआर में जो उन्होंने जमा करा है, उन्होंने कहा अच्छा, मैं आपको इसका आसान सा हल बताता हूं सर। एक पिटीशन तैयार करें, उसके साथ इस इंटरव्यू की सीडी लगाएं, तमाम तर सबूत रखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा भी खटखटाएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चले जाए। मेरे लिहाज से तो ये ऑलरेडी हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो अजीब बात है। ये तो मैं बार बार कहता हूं पीटीआई के लोगों को कि नहीं हुआ। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दें, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से रेमेडी लें सर। होल्ड ऑन। देखिए, ये दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट थिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने गाड़ियां निकाली हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं कि जब वो सारी डॉक्यूमेंट्स एक जज साहब ने कहा था कि इनको डिक्लेयर करो, पब्लिक करो, तो उसमें हमने ये देखे। तो ये फैक्ट है। व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट सर? अच्छा, मेरा लास्ट मेरा सर क्विकली, मुझे ब्रेक पे जाना है सर। बुशरा ये मत कहिए, देखिए, हम अगर कोर्ट में नहीं गए वो मेरे लिहाज से हमारी कोताही है, लेकिन आप ये मत कहें कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। नहीं, देखिए कि मुल्जिम के बारे में तो सर उसका मुल्जिम भी जो है ना, उसका बुनियादी हक होता है, एंड ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी सर। ही इज इनोसेंट। मैं कैसे कह दूं कि वो गिल्टी है? First of all, मेरे लिहाज से they were never innocent. हुमायूं वैभव साहब, I have to take a very quick short break सर। एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइफर केस पे तो फैसला आ गया, तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला भी आने को है। इसमें क्या फैसला नविश्ता है दीवार है। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 10 बरस की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन ये वो वाहिद केस नहीं है जिसमें बानी पीटीआई मुश्किल में थे, बल्कि तोशा खाना फौजदारी केस भी उसी तेजी से अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है जिस तेजी से साइफर केस पूरा हुआ है। तोशा खाना केस में अब दफ़ा 342 जो सेक्शन 42 है सीआरपीसी का, उसके मुताबिक जो बयानात हैं वो लिए जाने हैं, जिसके बाद सवालनामा और हतमी दलाइल के बाद अदालत किसी भी नतीजे पर पहुंच जाएगी। आज इस केस में जिरा मुकम्मल होने पर बयान रिकॉर्ड होने के बाद फैसला सुनाए जाने के इम्कानात हैं। और आज अदालत की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला आता है तो जेल से ही
बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस की जानिब से तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दूसरी जानिब इस केस में बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से वैसे ही हरबे आजमाए गए जैसे साइफर केस में अपनाए गए। केस को लटकाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अदालत की मज़ाहमत के बायस लगता है कि यह केस भी आजकल में अपने हतमी अंजाम को पहुंच जाएगा। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का हक इजरा खत्म कर दिया था, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से एक बार फिर वकील तब्दील करने के लिए दरखास्त दे दी गई थी। वकील चौधरी अजहर अब्बास ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा कराया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से नैब के वकील अमजद परवेज ने तब्दीली की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकलाए सफाई ने अब तक 5 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली थी। प्रोसिक्यूशन ने अब तोशाखाना केस में 16 गवाहान के बयानात कलमबंद करा दिए, जबकि नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में भी 20 गवाहान में से 4 गवाहान को तर्क कर दिया था। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बानी पीटीआई की जानिब से दायर की गई दरखास्त में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म किया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इससे कबल पीटीआई की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर जो तोशाखाना केस जो है उसमें भी जो जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार देने की दरखास्तें दायर की गई थी, जिन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया। इस सारे बात करेंगे। इस वक्त हस्ताद मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्ताद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो साइफर केस में जो बानी पीटीआई को और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई गई है, इसमें यकीनन उनके पास सुपीरियर कोर्ट की ऑप्शन मौजूद है, यानी सुपीरियर फोरम है, और आज इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। बताइएगा कि रिलीफ के कितने इम्कान देख रहे हैं आप इन दोनों के लिए? देखिए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील तो फाइल होगी। अभी रिटर्न ऑर्डर जो है वो नहीं जारी हुआ, हमें तो नहीं मौसूल हुआ अभी तक, तो वो देखना पड़ेगा कि उसमें रीजन क्या है। अमूमन जब ये बेल दी गई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जो मटेरियल है उस मटेरियल के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद का जो केस है वो 2 साल वाले ऑफेंस में बनता है। जो जिसमें अब सजा हुई है उसका मटेरियल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक नहीं हमारे सामने, तो जिसमें जो अब सजा हुई, अब देखना है कि किस एविडेंस कोई नए कैम से आए हैं जिनकी तहत जो है वो ये सजा 10 साल हुई है। तो ये लेकिन उसके लिए तो ट्रायल कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा ना अस्ताद मलिक साहब? जी बिल्कुल, और ये अब 10 साल की सजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेरा नहीं ख्याल कि इतने जल्दी भी रिलीफ इलेक्शन से पहले तो बड़ा मुश्किल है कि हो। अगर ये मामला एंटरटेन भी होता है तो फिर नोटिस होगा प्रोसिक्यूशन साइड को, फिर उसके बाद जो है ये केस लगेगा हफ्ता 2 हफ्ते, तो ये सारा कुछ अब इलेक्शन के बाद ही जाएगा। इलेक्शन तक इसी तरह ही चीजें चलेंगी। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट मामला भी है, और वो है तोशाखाना फौजदारी केस का। उसके अंदर भी 342 की स्टेटमेंट होनी थी। व्हाट आर यू लुकिंग एट? उसमें मामला कहां तक पहुंचा अस्ताद मलिक साहब? देखिए जी, ये तो बगैर ये अब कोई मैं क्योंकि उस मामले को नहीं देखा इतना, लेकिन ये है कि सजा तो अब हो गई है 10 साल। इससे पहले भी तोशाखाना में उनको सजा हो चुकी है। इलेक्शन से वो नायल हैं, जेल में हैं, पहले भी थे, अब भी उसी तरह रहेंगे। अब कन्विक्टेड हो गए हैं, तो अब उनका मे बी जो स्टेटस है वो चेंज हो जाए। उस तरह मे बी उनका जो वहाँ जो उनको सहूलियात हैं उनमें फर्क आए। तो ये जेल मैनुअल जो कन्विक्टेड आदमी है उसके अलहदा होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर का अलहदा होता है। तो अब देखना है कि क्या सूरत बनती है। लेकिन ये सारी चीजें देखें, ये पोलिटिकल जो सियासी शख्सियात के हवाले से केसेस होते हैं, ये फैसले तो आ जाते हैं, लेकिन जब हालात साजगार होते हैं तो फिर रिलीफ भी मिलने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल तो कोई हालात साजगार जो है वो नहीं है। और ज़मीनन तोशाखाना फौजदारी केस के अंदर जो एक और 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है वो बुशरा बीबी की तरफ से भी है, और इस वक्त कभी इम्कानात ये भी है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आपको लगता है, वैसे आपका एनालिसिस क्या है इस मामले पे, कि बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती? देखेंगे, अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। देखना है कि ये भी हो सकता है कि इस केस में बरी भी कर दिया जाए, इसमें सजा बैलेंसिंग एक्ट भी हो, या कुछ भी इस हवाले से सजा हो भी सकती है। लेकिन ये वही बात है कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल डिफरेंट होगी। हमने देखा माजी में कुछ सियासी शख्सियात को सजाएं हुई, फिर उसके बाद उनको जो है वो एक डील के दरवाजे भी होते हैं, चीजें होती हैं, तो ये सारा कुछ। लेकिन अभी जो हालात हैं वो इसी तरह ही चलेंगे।
अच्छा लेकिन हसन उसके बाद जी हसन मलिक साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जो साइफर केस का मामला है पर्टिकुलरली, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी रूमर्स भी थी, क्या सराइयाँ भी थी, फोर्स भी लोग कर रहे थे कि इसमें कोई सजाए मौत सुनाई जा सकती है, कोई उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि आज जो सेंटेंस सुनाई गई है, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कि, और फिर क्या ये मिसाली सजा है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो होल्ड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा जोर दिया था कि इस किस्म का एविडेंस नहीं है कि आप 10 साल भी सजा दें। उन्होंने उनका ये बार बार जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने कहा कि जो मटेरियल हमारे सामने है, इनको सजा जो है वो 2 साल हो सकती है। 10 साल सजा या उससे ज्यादा सजा मौत तब होगी जब आपने कोई ऐसा सीक्रेट जो है वो किसी फॉरेन पावर या किसी कंट्री के साथ शेयर किया हो जिससे आपका नुकसान हो। अब ये वो चीजें हैं, अब देखना है कि कौन सी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे उनको 10 साल सजा है। मेरा ख्याल है कि ये टाइम के साथ रिलीफ तो मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। देखें, ये सारे जो केसेस सियासी शख्सियात पे होते हैं, ये प्योर सिर्फ इन पे लीगल ग्राउंड नहीं होता है, इर्द गिर्द के माहौल भी देखने होते हैं। सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि फलां एविडेंस, फलां चीज, इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बड़ा मैटर करता है। पनामा केस देख लें, उस वक्त माहौल क्या था, अब इस वक्त जो माहौल है वो पीटीआई के हवाले से क्या है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड जो खास तौर पे लोकेशन पॉलिटिकली है वो क्या बनती है, पोजीशन क्या है, उस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू गुज़श्ता रोज़ दिया है और वो कैसे पुलवरिंग करने का इरादा रखते हैं, और पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने है। इलेक्शन से कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में सजा सुनाया जाना, पार्टी का तितर बितर होना और उम्मीदवारों का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना इस बात की निशानदेही करता है कि तहरीक इंसाफ कम अज़ कम इस सिलेक्शन में मुकम्मल नहीं तो जुज़वी तौर पर आउट हो चुकी है। इसी तरह तहरीक इंसाफ अगले सियासी मंजरनामे पर गायब होती हुई भी दिखाई देती है, जिसका अंदाज़ा मुल्क की 2 बड़ी जमातों के रहनुमाओं को भी है, और इसीलिए अब वो तहरीक इंसाफ को अपने लिए किसी भी किस्म का थ्रेट नहीं समझ रहे। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के पत्ते शो कर दिए, यानी हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा और हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त किस लाइन ऑफ एक्शन पर चल रही है। आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल साइडलाइन हो चुकी है, 2 ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज बचेंगी और वो है पीपल्स पार्टी और PMLN, और पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नवाज वोट को कायल करने की कोशिश कर रही है और वो कहते हैं कि पंजाब में या तो प्रो नवाज या फिर एंटी नवाज है, तो पीपल्स पार्टी इस पर फोकस मरकूज रखे हुए है कि वो एंटी नवाज वोट को अपने साथ ले आए, यानी PTI की वजह से जो स्पेस अवेलेबल है, वैक्यूम अवेलेबल है, पीपल्स पार्टी उसको कैपिटलाइज कर रही है। और इसका अंदाजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर से भी लगाया जा सकता है कि वो मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ताक के हमले कर रहा है। पुराने सियासतदान हैं, उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। आज जो पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किल से गुजर रहे हैं, चाहे वो रायबंद वाले हो या कोई और हो, उनको एहसास ही नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने अब बिलावल भुट्टो को जवाब भी देना शुरू कर दिया और अपनी इलेक्शन मुहिम में तनकीद से ज्यादा अपने साथ होने वाले जुल्म गिनवाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। साथ में वो नौजवानों और दीगर तबकात को मुतवज्जे करने की भी कोशिश कर रहा है। उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया। 25 रुपए में रोटी मिलती है 1, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है। हमने तो IMF को कहा था खुदा हाफिज, जाओ, छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? इन सियासी नारों, दावों और बयानात में आम आदमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। कितना इजाफा मुतवक्के है और क्यों ये कीमतें बढ़ेंगी? पाकिस्तानियों को रवा के इख्तिताम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में एक झटका लगाने की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि इत्तला है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का 31 जनवरी से अगले 15 रोज़ के लिए 5 से 9 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान है, जिसकी वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा और इम्पोर्ट प्रीमियम का बढ़ना है।
जराये के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की आलमी मंडियों में कीमतें गुज़श्ता 15 रोज के दौरान बढ़ी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO को इंपोर्ट प्रीमियम की मद में भी जायद अदायगी करनी पड़ी। हालांकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कीमत में 4 से 6 रुपए फी लीटर और पेट्रोल 5, 6 से 9 रुपए महंगा हो जाएगा। ताहम इसका इन्हिसार शरह तबादला के हिसाब पर भी होगा। ताहम मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखे जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि पेट्रोल की कीमत $3 बढ़कर $83 से तकरीबन $86.5 फी बैरल हो गई है। इसी तरह डीजल $2 महंगा होकर $95.6 से $97.5 फी बैरल हो गया है। इसके बरक्स अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर तकरीबन ₹1.50 बढ़ी है और जनवरी के निसफ तक 281 के बरक्स ₹280 पर आ गई है। ज़राए के मुताबिक PSO की जानिब से कार्गो के प्रीमियम में $2 का इजाफा हुआ है। पेट्रोल के लिए तकरीबन $4.2 से बढ़कर ये $6.5 फी बैरल और डीजल के लिए $7.5 से बढ़कर $9.5 फी बैरल हो गया है। अगरचे हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत से कोई सेल्स टैक्स नहीं ले रही, ताहम इसने दोनों मसनूआत पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद कर रखी है। दूसरी जानिब आवाम के लिए खुशखबरी यह है कि पाक ईरान कशीदगी से महंगी LPG अब दोबारा से सस्ती होना शुरू हो गई है। इस वक्त मार्केट में कम से कम 20 रुपए फी किलो कीमत कम हो चुकी है और LPG की कीमत 300 रुपए से कम होकर 280 रुपए फी किलो पर आ गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 230 और कमर्शियल में 900 की कमी हुई है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 48 घंटों में कीमत में मजीद कमी हो सकती है। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए और ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।